हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज हरदा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं अजय दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा एसक्यूएल कमांड्स। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ क्यों करते हैं। एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ हम करते हैं डेटाबेस पे काम करने के लिए। इसकी सहायता से हम डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस में समय समय पर चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द बार बार जो यूज़ हुआ है डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। हमारा डेटाबेस जो होता है वो इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से संबंधित डेटा का कलेक्शन होता है। हमारे डेटाबेस में एक सिंगल टेबल हो सकता है या हमारा डेटाबेस एक से ज़्यादा टेबल से मिलकर बना हो सकता है। जैसे आपको सामने एक टेबल दिख रहा है, इसको हम एक डेटाबेस बोल सकते हैं, जिसमें किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, नाम है, स्कॉलर है, सिटी है। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड किस तरह से बोल सकते हैं हम इसको, जैसे नाम, तो किसका नाम, इस रोल नंबर का नाम, या स्कॉलर तो किसकी स्कॉलर, इस रोल नंबर के स्टूडेंट की स्कॉलर, या इस नेम के स्टूडेंट की स्कॉलर। मतलब ये सभी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे से जुड़े होती हैं। ठीक है। अब जैसा हमको इस डेटाबेस पे काम करना है या टेबल्स पे काम करना है, तो सबसे पहला काम होता है हमारा टेबल को बनाना। तो सबसे पहला कमांड हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड से ही हम शुरुआत करेंगे। क्रिएट कमांड से ही हमारे डेटाबेस के पे काम करने की शुरुआत होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले कमांड से, जो है हमारा क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड की बात करें, क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल्स इन डेटाबेस। हमारे डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। अब जैसा कि आपको सामने एक टेबल दिख रहा है, मैं क्रिएट कमांड कैसे चलाते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है वो आपको बताऊंगा, और उसी के साथ ये एक एग्जांपल लेके आपको टेबल बना के बताऊंगा। ठीक है। तो बात करते हैं इसके सिंटेक्स की, इसके प्रारूप की। तो सबसे पहले यदि हमको क्रिएट कमांड चलाना है तो एसक्यूएल में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा क्रिएट, फिर टेबल और टेबल का नाम। तो हम यहाँ पर जो टेबल का नाम देंगे वो पहले से बना हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान देना है। इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हम हर कॉलम से रिलेटेड 3 जानकारी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। क्या 3 जानकारी हमको बताना है, तो सबसे पहले तो हमको कॉलम का नाम बताना है, मतलब हम जिस कॉलम को बना रहे हैं उस कॉलम का नाम क्या होगा। दूसरी चीज हमको उसका डेटा टाइप बताना है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप का मतलब कि उस कॉलम के अंदर, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे यहाँ आपको ये टेबल दिख रहा है तो RNO है, RNO मतलब रोल नंबर, तो रोल नंबर के अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। नेम के अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आएगी। तो डेटा टाइप हमारा ये बताता है कि उस कॉलम के अंदर, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू आने वाली है। तीसरी चीज जो हमको ब्रैकेट के अंदर बताना है वो है साइज। यहाँ पे साइज का मतलब क्या है कि अगर आप एक वैल्यू इनपुट करोगे, जैसे मान लो आपने एक रोल नंबर इनपुट किया, तो वो रोल नंबर कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब वो एक रोल नंबर कितना बड़ा होना चाहिए। वो नाम, जैसे अगर आपने नाम इनपुट किया तो वो नाम कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब वो नाम की लेंथ या रोल नंबर की लेंथ बताता है हमारा साइज। ठीक है। तो ये 3 चीजें हमको बताना है हर कॉलम के लिए। कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या होगा, उसका डेटा टाइप मतलब उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, और फाइनली हमको ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज बताना है। अब ऐसा करने के बाद हम कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद ऐसी जितनी भी कॉलम्स हैं उन सभी के लिए हम ये तीनों इंफॉर्मेशन बताएंगे। फाइनली हमने ऊपर जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया था उसको लास्ट में क्लोज करेंगे, और आखिरी में सेमीकोलन लगा के इसको एंड कर देंगे। ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एक टेबल बना के रखा है, इस टेबल का नाम स्टूडेंट है। अब मेरे को ये टेबल बनाना है। ठीक है। तो ये इस टेबल के लिए क्रिएट कमांड कैसे चलेगा ये देखेंगे हम। तो देखिए कैसे काम करेगा ये। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्रिएट,
फिर एक कीवर्ड लिखा टेबल, और हमारे टेबल का नाम, हम किस नाम से टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट नाम से टेबल बना रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन किया मैंने। अब मैं बात करूं मेरी पहले कॉलम की। पहला कॉलम मेरा क्या है, RNO है, तो मैंने कॉलम का नाम लिखा। इसके बाद उसका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप की मैं बात करूं तो रोल नंबर के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। देखिए डेटा टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको 2 टाइप के डेटा टाइप की बात करूंगा, एक नंबर और एक कैरेक्टर। ऐसे कॉलम जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती है उसके लिए हम डेटा टाइप नंबर यूज करेंगे, और ऐसे कॉलम जिसके अंदर हम अल्फाबेट्स स्टोर करते हैं उनके लिए हम CHAR यूज करेंगे। तो पहली कॉलम हमारी हो गई RNO, फिर उसका डेटा टाइप हो गया नंबर, और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसका साइज दिया है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई रोल नंबर जो होगा वो 5 डिजिट्स का हो सकता है, ठीक है। फिर कॉमा। इसी तरह से अब मैं अपने दूसरे कॉलम के बारे में बताऊंगा। दूसरा कॉलम कौन सा है मेरा, नेम। तो देखिए कॉलम का नाम नेम हो गया, इसके अंदर वैल्यू किस टाइप की स्टोर होगी, नाम में क्या होता है, अल्फाबेट्स होते हैं, इसलिए यहाँ डेटा टाइप क्या यूज करूंगा मैं, CHAR। उसके बाद ब्रैकेट्स में इसका साइज, यहाँ पे साइज दिया मैंने 20। साइज देना हमारे ऊपर है, हम जो साइज देना चाहे दे सकते हैं। फिर कॉमा लगाया मैंने, कॉमा लगा के अब जो मेरी तीसरी वाली कॉलम है स्कॉलर, उसके बारे में बताऊंगा। तो कॉलम का नाम हो गया स्कॉलर, उसका डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर। स्कॉलर मतलब उसकी स्कॉलरशिप उसको कितनी मिलती है, 4000 5000, तो ये भी कहीं ना कहीं नंबर है, इसलिए इसका डेटा टाइप हमने यूज किया नंबर, और उसकी साइज दे दिया मैंने 4। फिर कॉमा से सेपरेट किया, और जो चौथा वाला कॉलम है हमारा सिटी। अब सिटी के अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी, सिटी भी एक नाम है इसलिए अल्फाबेट्स आएंगे उसके अंदर, तो सिटी का भी डेटा टाइप क्या होगा, CHAR। और फाइनली उसका साइज। 4 ही कॉलम रखे हैं मैंने, तो 4 कॉलम बनाने के बाद ये जो ऊपर मैंने ब्रैकेट ओपन किया था उसको यहाँ क्लोज कर दूंगा और सेमीकोलन लगा के एंटर कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, मेरे को स्क्रीन पर एक आउटपुट दिखेगा, टेबल क्रिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नाम का टेबल बन गया है, ठीक है। अब ये अगर इस कमांड में मैंने लिखने में कोई भी मिस्टेक करी है, कॉमा की या ब्रैकेट्स की, या कहीं स्पेस नहीं दिया है ना प्रॉपरली, अगर मैं इनमें कोई भी मिस्टेक होती है तो ये एरर आ जाएगी, मतलब ये कमांड नहीं चलेगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम क्रिएट कमांड से स्टार्ट करते हैं, और हम जब क्रिएट कमांड बना लेते हैं, क्रिएट कमांड से हमारा टेबल बनाने के लिए पूरा कमांड चला लेते हैं, तब हमारे सामने एक एरर आता है, एक मैसेज आता है, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इस नाम का टेबल पहले से बना है। क्योंकि हमको पहले से नहीं पता होता है कि कौन कौन से टेबल ऑलरेडी बन चुके हैं हमारे डेटाबेस में, तो इसके लिए जब भी हम क्रिएट कमांड चलाएंगे, क्रिएट कमांड चलाने से पहले एक छोटा सा कमांड हम और चला के देख लेंगे, जो है हमारा DESC कमांड, DESC फॉर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। DESC कमांड से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेबल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मतलब करना क्या है, देखिए कुल मिला के हमको क्या करना है, मैं DESC लिखूंगा और जिस नाम से मैं टेबल बनाना चाहता हूं वो टेबल का नाम दे दूंगा। जैसे मैंने लिखा, जैसे सपोज करिए मेरे को स्टूडेंट नाम से टेबल बनाना है, तो मैं लिखूंगा DESC और स्टूडेंट और सेमीकोलन लगा के एंटर कर दूंगा। ऐसा करने पर आपके सामने दो संभावित आउटपुट दिख सकते हैं, है ना। अगर टेबल नहीं बना है तो वहां आपके सामने एक मैसेज आएगा, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस नाम का टेबल नहीं बना है, तो फिर वो नाम आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है। हम DESC का यूज क्यों कर रहे हैं, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि उस नाम का टेबल पहले से बना है या नहीं बना है, तो DESC टेबल का नाम सेमीकोलन। ऐसा करने पर क्या होगा, यदि हमारे सामने मैसेज आया टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस नाम का टेबल हमारा पहले से नहीं बना है, अब हम ये नाम का यूज कर सकते हैं, इस नाम का यूज करके हम क्रिएट कमांड चला सकते हैं। लेकिन अगर इस नाम का टेबल पहले से बना हुआ है तो देखिए कुछ इस तरह से आपको आउटपुट में स्क्रीन पर दिखेगा, जिसमें आपके टेबल की पूरी डिटेल्स आपको दिखेंगी, जैसे रोल नंबर, मतलब उसका कॉलम का नाम, डेटा टाइप, साइज, ये सारी चीजें दिखेंगी। अगर आपको ये सारी चीजें दिख रही है, इसका मतलब कि टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप ये नाम नहीं ले सकते। फिर उसके स्थान पर आपको कोई दूसरा नाम लेना पड़ेगा। तो दूसरा नाम आप जो भी ले रहे हैं उसको पहले एक बार यहाँ पे DESC से चेक कर लें कि इस नाम का टेबल पहले से बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा DESC कमांड।
तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब अगला कमांड हम जो देखने वाले हैं वो इंसर्ट कमांड है। देखिए क्रिएट कमांड से हमने टेबल तो बना लिया, लेकिन अब अगला काम क्या करना है, हमको उस टेबल के अंदर हमारी डेटा को इंसर्ट करना है। अच्छा, अब इंसर्ट कैसे करेंगे, तो एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम इंसर्ट कमांड चलाते समय हमेशा एक बार में एक रो इंसर्ट करेंगे। मतलब देखिए अगर आपके सामने ये टेबल है और मैं आपको बोलता हूं कि इस टेबल को भरना है, तो आप इसको दो तरह से भर सकते हैं। आप एक कॉलम वाइज भर सकते हैं और रो वाइज भर सकते हैं। लेकिन एसक्यूएल में हम जो इंसर्ट कमांड चलाते हैं वो रो वाइज चलाते हैं। इसका मतलब एक बार में आपको पूरी की पूरी एक रो इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इंसर्ट कमांड किस तरह से चलाएंगे हम। इंसर्ट कमांड का यूज क्यों करते हैं हम, सबसे पहले तो इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट रोज इन टेबल वन एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक रो इंसर्ट कर सकते हैं हम। अब इंसर्ट कमांड चलाने के लिए उसका सिंटेक्स क्या है, तो देखिए आपको क्या करना है, पहले लिखना है इंसर्ट, फिर इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद आपको सारी की सारी वैल्यू देना है। ठीक है, अब वैल्यू देते समय आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू उसी क्रम में देना है जिस क्रम में आपने टेबल बनाया है। जैसे आपने टेबल बनाते समय क्रिएट कमांड चलाते समय सबसे पहले रोल नंबर दिया था, फिर नाम दिया था, फिर स्कॉलर दिया था और सिटी दिया था। तो उसी तरह से जब आप वैल्यू इंसर्ट करोगे तो वैल्यू इंसर्ट करते समय भी पहले आपको रोल नंबर की वैल्यू देना पड़ेगा, फिर नाम की वैल्यू, फिर स्कॉलर की वैल्यू और फिर सिटी की वैल्यू। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को इसके अंदर एक रो इंसर्ट करना है जिसमें रोल नंबर 1 है, नाम है राम, स्कॉलर है उसकी 4000 और सिटी है उसकी हरदा। सपोज करिए ये रो मेरे को इंसर्ट करना है, तो इसके लिए कमांड क्या होगा, तो इंसर्ट, पहले इंसर्ट लिखना है, फिर इनटू हमारे टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज लिखने के बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और सारी की सारी वैल्यूज देंगे। अब वैल्यू देते समय हमको फिर से मैं बोलूंगा, हमारे क्रम को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, रोल नंबर देना है, तो रोल नंबर की वैल्यू हो गई 1, फिर दूसरी वैल्यू देना है नाम की, तो नाम की वैल्यू क्या हो गई, राम, फिर अगली वैल्यू देना है स्कॉलर की 4000, फिर अगली वैल्यू देना है सिटी की, तो सिटी की वैल्यू हो गई हरदा। अब यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज को बीच में कॉमा से सेपरेट करना है। एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने जब टेबल बनाया था तो टेबल बनाते समय ये देखिए जो नेम है और सिटी है, ये दोनों की वैल्यू हमने क्या करी है, कैरेक्टर रखी है। तो जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू देंगे तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंगल कोट लगाना है, मतलब उसके सिर के ऊपर 2 सींग लगाना है। जैसे ये राम है तो राम के ऊपर आपको सिंगल कोट लगाना है, हरदा है, हरदा के ऊपर सिंगल कोट लगाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे फाइनली आपको आउटपुट में एक मैसेज दिखेगा, 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट कमांड चला के देख लिया। अभी हमने जो इंसर्ट कमांड चलाया उससे कुछ इस तरह से हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी। अब देखिए एक संभावना और है कि हम जब रो इंसर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको किसी एक या 2 कॉलम की वैल्यू नहीं पता हो, है ना। जैसे सब देखिए ये वाली जो रो है इसमें मैं रो नंबर 2 अभी इंसर्ट करूंगा, इसमें मेरे को स्कॉलर की वैल्यू नहीं पता है। तो इस कंडीशन में हमारा इंसर्ट कमांड कैसे चलेगा, क्या क्या चेंजेस होंगे ये देखते हैं। तो देखिए हमको करना क्या है, हमको एग्जांपल के साथ देखते हैं। इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम लिखना है, वैसा का वैसे ही लिखना है। अभी इसके पहले वाले कमांड में क्या किया था हमने, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिख के वैल्यूज लिखा था। तो यहाँ हमको वैल्यूज लिखने के पहले ब्रैकेट के अंदर उन कॉलम्स के नाम लिखना है जिनकी वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर स्कॉलर नहीं पता है, इसका मतलब क्या पता है, आरएनओ पता है, नेम पता है और सिटी पता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आरएनओ नेम सिटी, है ना। कॉलम के नाम लिखूंगा ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेट करते हुए, फिर लिखूंगा वैल्यूज और फिर उनकी वैल्यू दूंगा उसी क्रम में, पहले रोल नंबर की वैल्यू, फिर नाम की वैल्यू और सिटी की वैल्यू। ठीक है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज की जगह इंसर्ट इनटू ब्रैकेट में कॉलम्स का नाम, फिर वैल्यूज और फिर उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज देंगे। आउटपुट में कुछ इसी तरह से होगा, 1 रो इंसर्टेड हमको दिख जाएगा। देखिए अभी तक हमने मेन 2 कमांड पढ़े हैं, क्रिएट कमांड पढ़ा और इंसर्ट कमांड पढ़ा।
चाहे क्रिएट कमांड हो या इंसर्ट कमांड हो, दोनों हमारे इंटरनली काम करते हैं, अंदर काम करते हैं। हमको स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता है। स्क्रीन पर आउटपुट के रो में जैसे आपने टेबल बनाया था तो टेबल क्रिएटेड दिखा, अभी रो इंसर्ट किया तो 1 रो इंसर्टेड दिखा, लेकिन हमको आउटपुट में सामने कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो मैंने बना दिया, लेकिन आउटपुट में आपको स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा। अब तीसरा कमांड हम देखेंगे, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, हमने जो टेबल बनाया है, टेबल पे जो भी काम किया है, इंटरनली जो भी कमांड चलाए हैं, वो सभी का जो इफेक्ट पड़ा है उसको हम आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, मतलब सिलेक्ट कमांड की बात करें, सिलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू व्यू टेबल और एक्सेस डेटा ऑफ टेबल। मतलब हम टेबल के डेटा को देख सकते हैं या टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब सिलेक्ट कमांड अपने आप में बहुत बड़ा कमांड है। इसके अंदर हम करीब 10 से 12 प्रारूप होते हैं इसके। अभी मैं बेसिक सिलेक्ट कमांड आपको बता रहा हूं कि बेसिक सिलेक्ट कमांड किस तरह से चलाएंगे। तो देखिए, सिलेक्ट कमांड चलाने के लिए हम सिलेक्ट लिखेंगे, फिर स्टार, फिर फ्रॉम हमारे टेबल का नाम लिखेंगे, जो टेबल हमको देखना है, जिस टेबल का डेटा हमको देखना है। तो देखिए मैंने यहाँ किस तरह से चलाया इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट, और आखिरी में सेमीकोलन। जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा, मेरे को आउटपुट में ये टेबल मेरा इस तरह से दिख जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैंने एक बेसिक सिलेक्ट कमांड चलाना बताया है। सिलेक्ट कमांड में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, 8-10 प्रकार के वेरिएशंस हैं, जिनको हम अलग से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक सिलेक्ट कमांड समझ में आया होगा। अब अगला कमांड हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा अपडेट कमांड। अपडेट कमांड जैसे उसके नाम से स्पष्ट है, अपडेट कमांड का यूज करेंगे हम अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। ऑलरेडी जो हम डेटा इनपुट कर चुके हैं उसमें अगर हमको कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अपडेट कमांड इज यूज्ड टू अपडेट ऑलरेडी एंटर्ड डेटा इन टेबल। मतलब जो डेटा ऑलरेडी एंटर्ड हो चुका है उसके अंदर चेंजेस करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अब अपडेट कमांड चलाते कैसे हैं, तो देखिए आपको लिखना है पहले अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर लिखना है एक कीवर्ड सेट, फिर कॉलम का नाम देना है, मतलब जिस कॉलम में चेंज करना है, और इक्वल टू लगा के उसकी नई वाली वैल्यू देना है जो आपको चेंज करना है। फिर वेयर के साथ आपको कंडीशन लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ ये देखते हैं, है ना। ये एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने ये टेबल बनाया है, इसमें जो रोल नंबर 1 है, ठीक है, उसकी मान लीजिए कि उसकी सिटी इंदौर थी, लेकिन बाय चांस हमसे एंट्री करते समय उसमें हरदा इंटर हो गया। अब मेरे को उसको चेंज करना है, तो अपडेट कमांड में किस तरह से चलाऊंगा उसको देखते हैं और सारी चीजों को समझते हैं अपडेट कमांड में। तो सबसे पहले मेरे को लिखना है अपडेट, फिर हमारे टेबल का नाम, तो हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर सेट। देखिए मेरे को क्या चेंज करना है, जो हरदा था उसको इंदौर करना है। अब हरदा या इंदौर है क्या, कौन से कॉलम में मैंने स्टोर किया है, सिटी के अंदर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कॉलम का नाम जिसमें चेंज करना है, तो मैंने लिखा सिटी इक्वल टू नई वैल्यू, क्या नई वैल्यू क्या देना है, इंदौर। अच्छा, अब ये वैल्यू मेरे को सब में अप्लाई करना है क्या, सारे रोल नंबर के लिए अप्लाई करना है क्या, नहीं, केवल रोल नंबर 1 के लिए अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वेयर RNO इक्वल टू 1। ऐसा करने पर क्या होगा, जो मैं ये अपडेट कमांड चला रहा हूं, जो डेटा अपडेट होगा वो केवल किस पे अपडेट होगा, रोल नंबर 1 पे होगा। अगर मैं वेयर के साथ कंडीशन नहीं देता हूं, देखिए वेयर के साथ ये कंडीशन जो हम दे रहे हैं वो ऑप्शनल है, अगर मैं नहीं देता तो ये सारी रोज पर अप्लाई हो जाएगा, मतलब जितने भी बच्चे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा, सिटी इंदौर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं अपडेट कमांड का। जैसे अभी मैंने इंसर्ट कमांड चलाया था, तो मैंने बोला था ये रोल नंबर 2 जो है उसका मेरे को स्कॉलर नहीं पता है ना, लेकिन बाय चांस अभी मान लीजिए कि मेरे को उसका रोल नंबर स्कॉलर पता चल गया। तो अगर कोई रो मैंने इंसर्ट करी है और उसमें डेटा इंसर्ट नहीं कर पाया मैं, बाद में मेरे को अगर डेटा पता चल गया, तो उसके लिए भी मैं उसमें चेंज करने के लिए क्या करूंगा, अपडेट कमांड का यूज करूंगा। किस तरह से यूज करूंगा, तो मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट स्कॉलर इक्वल टू 5000। मेरे को मान लीजिए मेरे को पता चल गया कि इसकी स्कॉलर क्या है, 5000 है ना। तो मैंने क्या किया, सेट स्कॉलर इक्वल टू 5000। किसकी 5000 स्कॉलर सेट करना है, वेयर RNO इक्वल टू 2। मतलब ये जो रोल नंबर 2 है उसकी स्कॉलर 5000 सेट हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को अपडेट कमांड के दोनों वेरिएशंस। इसके बाद हम जो कमांड पढ़ने वाले हैं, अगला कमांड वो है हमारा डिलीट कमांड।
डिलीट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, उसके नाम से स्पष्ट है, डिलीट कमांड से हम रोज को डिलीट कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में से या हमारे टेबल में से। अब डिलीशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हो सकता है मेरे को सारी की सारी रो डिलीट करना हो, या केवल कुछ सिलेक्टेड कुछ चुनिंदा रो डिलीट करना हो। तो दोनों ही तरीके के लिए हम कैसे डिलीट कमांड चलाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं वो है डिलीट ऑल रोज। अगर मेरे को सारी की सारी रो डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है डिलीट, फिर फ्रॉम और हमारे टेबल का नाम, जिस टेबल की रो को डिलीट करना है वो टेबल का नाम। अब जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और सेमीकोलन लगाऊंगा, मेरे टेबल की सारी रो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब यदि ये कमांड चलाने के बाद मैं सिलेक्ट कमांड चलाता हूं तो मेरे को आउटपुट में क्या दिखेगा, आउटपुट में मेरे को दिखेगा नो रो एग्जिस्ट, या मतलब नो रो सिलेक्टेड, वहां आपको स्क्रीन पर दिखेगा नो रो सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि आपका टेबल है। देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत जो ध्यान रखना है हमको कि डिलीट कमांड हमारा टेबल डिलीट नहीं करता है। टेबल डिलीट करने के लिए दूसरा कमांड है, डिलीट कमांड टेबल के अंदर की रो डिलीट करता है, ये ध्यान रखिए। तो अगर आप सारी रो डिलीट कर दोगे तो भी इसका मतलब क्या है, टेबल है लेकिन उसके अंदर 0 रो है। ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए मेरे को कुछ सिलेक्टेड रो ही डिलीट करना है, जैसे सपोज करिए ऐसे स्टूडेंट जिनकी सिटी हरदा है, केवल मेरे को उन्हीं बच्चों का डेटा डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट कमांड कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू हरदा। अब यहाँ वेयर के साथ मैंने जैसे अभी अपडेट कमांड में कंडीशन दी थी, वैसे यहाँ पे डिलीट कमांड में कंडीशन दे दी। तो यहाँ डिलीट कमांड केवल उन्हीं स्टूडेंट्स पर अप्लाई होगा या उसी रो पर अप्लाई होगा जिसकी सिटी हरदा है। ठीक है, जैसे मैं मेरे टेबल की बात करूं, यहाँ पे मेरे टेबल में से एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसकी सिटी हरदा है, तो ये डिलीट कमांड चलाने पर ये रोल नंबर 1 वाली जो रो है वो हमारी डिलीट हो जाएगी। अभी हमने जो डिलीट कमांड देखा उससे हमने ये देखा कि डिलीट कमांड चलाने पर चाहे हम ऑल रोज को डिलीट करें या सम रोज को डिलीट करें, लेकिन डेटाबेस में हमारा टेबल एग्जिस्ट करेगा, डेटाबेस में हमारा टेबल रहेगा, है ना। डिलीट कमांड केवल हमारे टेबल की रोज को डिलीट करता है। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे को डेटाबेस में से अगर मेरे पूरे के पूरे टेबल को ही परमानेंटली डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ड्रॉप कमांड का यूज करूंगा। ठीक है, ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट टेबल परमानेंटली फ्रॉम डेटाबेस, मतलब हमारे डेटाबेस में से हम टेबल को परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या होगा उसका, तो देखिए आपको पहले लिखना है ड्रॉप, फिर एक कीवर्ड लिखना है टेबल, और फिर आपको लिखना है टेबल का नाम। जैसे सपोज करिए मेरे को ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है उसको परमानेंटली ड्रॉप करना है, तो उसके लिए मेरा कमांड क्या होगा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ठीक है, अब ये कमांड चलाने पर अगर हमारा टेबल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं सिलेक्ट कमांड चलाता हूं तो उसके हमारे स्क्रीन पर मेरे को दिखेगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ध्यान रखिए जब मैंने डिलीट ऑल वाला कमांड चलाया था उसके बाद मैंने जब सिलेक्ट कमांड चलाया तो नो रो सिलेक्टेड लिखा हुआ आएगा। नो रो सिलेक्टेड का मतलब यह है कि टेबल है लेकिन उसमें कोई रो नहीं है। लेकिन अगर मैं ड्रॉप कमांड चला रहा हूं और ड्रॉप कमांड चलाने के बाद सिलेक्ट कमांड चला रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा टेबल है ही नहीं, तो आउटपुट में आएगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगला कमांड हम जो देखने वाले हैं वो है रीनेम कमांड। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, रीनेम कमांड से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेबल का पुराना नाम से नया नाम कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नाम का टेबल जो बनाया था उसका नाम मेरे को स्टूडेंट्स करना है ना। तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए पहले आपको लिखना है रीनेम, फिर ओल्ड नेम मतलब जो अभी नाम है वो, फिर लिखना है TO2, फिर नया नाम जो आपको देना है और एंड में सेमीकोलन। जैसे एग्जांपल रीनेम स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपका जो टेबल स्टूडेंट नाम का है अब वो स्टूडेंट्स नाम का हो गया। अब अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो आपके सामने आएगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि स्टूडेंट नाम का टेबल अब नहीं है। अब आपको टेबल को देखने के लिए क्या टेबल का नाम क्या यूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
अगला कमांड हम जो देखने वाले हैं अल्टर कमांड है। अल्टर कमांड जैसे उसके नाम से स्पष्ट है, अल्टर मतलब बदलने के लिए इसका यूज करते हैं हम। क्या क्या बदल सकते हैं हम, इससे क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए अल्टर कमांड से हम बेसिकली 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम है टू ऐड न्यू कॉलम। मैंने जब टेबल बनाया था क्रिएट कमांड से तो मेरे टेबल में 4 कॉलम थे, जिसमें रोल नंबर था, नाम था, स्कॉलर थी और सिटी थी। अब मान लीजिए मेरे को टेबल बनाने के बाद में ऐसा लगता है कि मेरे को मेरे टेबल में एक 5वीं कॉलम और चाहिए, 5वीं कॉलम मुझे और बनाना था। टेबल तो ऑलरेडी बन चुका है, उसके अंदर डेटा डल चुका है, लेकिन अब अगर मेरे को इसके अंदर एक 5वीं कॉलम जोड़ना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक नया कॉलम जोड़ूंगा अल्टर कमांड की हेल्प से। अल्टर कमांड किस तरह से चलेगा, तो देखिए एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर, अल्टर, फिर आपको लिखना है टेबल और आपके टेबल का नाम, अल्टर टेबल स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, अब आगे के जो कमांड्स है उसमें जैसे मैं स्टूडेंट शुरू से यूज करते आ रहा हूँ तो स्टूडेंट ही यूज करूंगा। ये रीनेम करा मैंने स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए मैंने इसको वापस स्टूडेंट से रीनेम कर दिया है तो आगे के कमांड में मैं स्टूडेंट वर्ड ही यूज करूंगा। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, फिर एक कीवर्ड लिखना है मेरे को ऐड। अब जो नया कॉलम ऐड करना है, तो जैसे हमने क्रिएट कमांड चलाया था तो हर कॉलम के लिए 3 चीजें बताई थी, तो नए वाले कॉलम के लिए भी मेरे को 3 चीजें बताना है। सबसे पहले कॉलम का नाम क्या होगा, उसके बाद उसका डेटा टाइप मतलब उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, और फाइनली उसका ब्रैकेट के अंदर साइज कि एक जो मोबाइल नंबर होगा वो कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने साइज दिया है 10, इसका मतलब एक मोबाइल नंबर मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 10 नंबर्स की हो सकती है। ये तो हमने देखा नया कॉलम को जोड़ना। अब मान लीजिए मैंने जब क्रिएट कमांड चलाया था तब नाम के लिए साइज दिया था 20। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है जिसका नाम 20 अक्षर से भी बड़ा है, 25-30 अक्षर का उसका नाम है, तो उस समय क्या होगा, ये पूरा डेटा स्टोर नहीं करेगा, केवल फर्स्ट जो 20 कैरेक्टर्स है वो ही स्टोर करेगा। अब मान लीजिए अगर मेरे को पूरा नाम स्टोर करना है तो मेरे को उसके साइज में चेंज करना पड़ेगा, तो या साइज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो काम भी हम अल्टर कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब अल्टर कमांड से दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, टू मॉडिफाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम डेफिनेशन। कॉलम की जो हमने डेफिनेशन दी थी क्रिएट कमांड चलाते समय, क्रिएट कमांड बनाते समय, उसमें हम चेंज कर सकते हैं अल्टर कमांड से। कैसे करेंगे, तो देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट लिखना है आपको, टेबल का नाम लिखना है, उसके बाद जो कीवर्ड यूज करना है वो है मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई के बाद वही 3 चीजें आपको बतानी है, तो आपके कॉलम का नाम, डेटा टाइप और साइज यहाँ पे मैंने लिख दिया 30। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कॉलम था नेम नाम का, अब उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, उसके साइज को मॉडिफाई कर दिया, अब उसका साइज मैंने 30 कर दिया। इसका मतलब उसमें अब उस कॉलम में 30 अक्षर तक का नाम आ सकता है। इसी तरह से अगर मेरे को किसी कॉलम को ड्रॉप करना है ना, अभी हमने डिलीट देखा, डिलीट हमने देखा रो वाइज डिलीट होता है। अगर मेरे को किसी कॉलम को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं अल्टर कमांड का यूज करूंगा। किस तरह से, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर कीवर्ड यहाँ पे यूज होगा ड्रॉप, फिर लिखना है COL क्योंकि हम कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, और कॉलम का नाम। तो जैसे मैंने अभी मोबाइल नंबर वाली कॉलम बनाई थी उसी को मैं डिलीट करके बता देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप कॉल MOB, इससे क्या होगा, जो हमारा MOB नाम का जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए सेट ऑपरेटर्स का यूज क्यों किया जाता है, यदि आपके पास 2 टेबल हैं, सपोज करिए आपके पास ये 2 टेबल है स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 नाम से, आपको इसको ज्वाइन करना है रो वाइज। ठीक है, रो वाइज ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक के ऊपर एक है ना, अगर कॉलम वाइज ज्वाइन करना है मेरे को तो मैं कुछ इस तरह से ज्वाइन करूंगा, एक टेबल और एक टेबल वे कॉलम वाइज, और रो वाइज ज्वाइन करना मतलब एक के ऊपर एक। तो कॉलम वाइज ज्वाइन करने के लिए हम ज्वाइन पढ़ते हैं, और रो वाइज ज्वाइन करने के लिए हम पढ़ते हैं सेट ऑपरेटर्स। मतलब हम सेट ऑपरेटर्स का यूज करके हमारे 2 टेबल्स को रो वाइज ज्वाइन कर सकते हैं। अब 2 मतलब कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जैसे आपका ये एक टेबल है और ये एक टेबल है और इसको मैंने रो वाइज ज्वाइन कर दिया, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, अब सेट ऑपरेटर्स अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अगर वो 2 टेबल जिनको आप ज्वाइन कर रहे हैं वो उन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी हम सेट ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कौन से रूल है देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा, यूज टू कंबाइन 2 टेबल्स रो वाइज। सेट ऑपरेटर्स का यूज हम क्यों करते हैं, 2 टेबल्स को रो वाइज ज्वाइन करने के लिए। अब रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है, क्या कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम टेबल्स को ज्वाइन कर सकेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, बोथ टेबल शुड
शुड हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों टेबलों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए। जैसे आपको इन दोनों टेबलों को जोड़ना है तो इसमें भी 2 कॉलम होनी चाहिए और इसमें भी 2 कॉलम होनी चाहिए, पहली चीज ये हो गई। दूसरी, बोथ टेबल शुड हैव सेम कॉलम नेम्स रिस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे पहला वाला कॉलम RNO है तो यहाँ भी पहला कॉलम RNO होना चाहिए, यहाँ नेम है दूसरा कॉलम तो यहाँ भी नेम होना चाहिए। मतलब कॉलम की संख्या तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही कॉलम के नाम भी सेम होना चाहिए। और नाम कैसे सेम होना चाहिए, यहाँ का पहला का नाम सेम, दूसरे का नाम सेम, इस तरह से सेम होना चाहिए। तीसरा नियम जो है, बोथ टेबल डेफिनेशन शुड बी सेम। मतलब जब आपने इसके लिए क्रिएट कमांड चलाया होगा, इसके लिए क्रिएट कमांड चलाया होगा, तो जब आपने RNO कॉलम को डिफाइन किया होगा तो जो डेटा टाइप और साइज दिया होगा वही डेटा टाइप और साइज इसके लिए भी होना चाहिए, है ना। डेटा टाइप साइज का मतलब क्या है, ये अभी हमने शुरू में क्रिएट कमांड में देखा। जब आपने इसके लिए ये नेम वाला कॉलम बनाया है तो इसके लिए जो डेटा टाइप और साइज होना चाहिए वही डेटा टाइप और साइज इसके लिए भी होना चाहिए। मतलब टेबल की डेफिनेशंस भी सेम होना चाहिए। तो 3 नियम जो फॉलो होना चाहिए ज्वाइन करने के लिए रो वाइज। तो दोनों टेबल आपके संख्या सेम होनी चाहिए, कॉलम के नाम सेम होना चाहिए और कॉलम की डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस को आपके ये दोनों टेबल सेटिस्फाई करते हैं तो आप इन दोनों टेबल्स को जोड़ सकते हैं सेट ऑपरेटर्स से। अब सेट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, तो आप 4 प्रकार के सेट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन सेट ऑपरेटर। यूनियन क्या करता है, यूनियन आपको दोनों टेबल की रोज को मिलाकर दिखा देगा, लेकिन अगर कोई रो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अगर कोई ऐसी रो है जो इस टेबल में भी है और इस टेबल में भी है, तो उसको केवल एक ही बार दिखाएगा, है ना। यूनियन क्या करता है, डिस्प्लेस ऑल रोज ऑफ बोथ द टेबल्स, दोनों टेबल की सारी रो को दिखाएगा, रिपीटेड ओनली वंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रो दोनों टेबलों में आ रही है तो वो आउटपुट में केवल एक ही बार दिखाएगा। इसको यूज कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले टेबल का नाम लिखना है आपको, फिर लिखना है यूनियन, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दूसरे टेबल का नाम और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। जैसे मेरे पास ये दोनों टेबल हैं, इसको अगर मेरे को ज्वाइन करना है यूनियन, इसमें यूनियन अप्लाई करना है तो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, ठीक है, यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2, यहां पर सेमीकोलन आएगा। तो जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे आपको आउटपुट में इस तरह से, चूंकि सिलेक्ट कमांड है इसलिए आउटपुट में हमको टेबल दिखेगा। और टेबल किस तरह से दिखेगा, आपको देखिए ये टेबल दिख रहा है, इसमें रोल नंबर 1, 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। अच्छा, ये रोल नंबर 2 जो है, रोल नंबर 2 श्याम इधर भी है और इधर भी है, इसलिए आपको आउटपुट में केवल एक ही बार दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला सेट ऑपरेटर यूनियन। अब दूसरा सेट ऑपरेटर हम लोग जो यहाँ देखने वाले हैं वो है यूनियन ऑल। देखिए यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है, जैसा अभी हमने यूनियन देखा, यूनियन हमारे दोनों टेबल की सारी रोज को ज्वाइन करके आउटपुट में दिखाएगा, लेकिन अगर कोई रो रिपीट हो रही है तो उसको एक ही बार दिखाएगा। लेकिन यूनियन ऑल ऐसा नहीं करता। यूनियन ऑल क्या करेगा, हमारे दोनों टेबल की सारी रोज को कंबाइन करके दिखाएगा, और यदि कोई रो 2 बार आ रही है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर 2 श्याम इस टेबल में भी आ रहा है और रोल नंबर 2 और श्याम इधर भी आ रहा है, तो आउटपुट में हमको 2 बार दिखाएगा, ठीक है। यही अंतर है यूनियन और यूनियन ऑल में। सिंटेक्स वैसे ही है, हमको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले टेबल का नाम लिखना है, फिर यूनियन ऑल लिखना है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दूसरे टेबल का नाम और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। ये हमारा जो एग्जांपल है उस पर अगर हम अप्लाई करें हमारा कमांड, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले टेबल का नाम स्टूडेंट 1, फिर यूनियन ऑल और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 और लास्ट में सेमीकोलन जैसे ही लगाएंगे, सिलेक्ट कमांड है इसलिए आउटपुट में हमको टेबल दिखेगा, और ये जो टेबल आपको दिखेगा उसमें आपको कुल 4 रो दिखेंगी, और ये जो रोल नंबर 2 श्याम वाली जो रो है जो दोनों ही टेबलों में एग्जिस्ट कर रही है वो आपको 2 बार दिखेगी। अब ये तो हो गया हमारा दूसरा सेट ऑपरेटर। अब तीसरा सेट ऑपरेटर है हमारा इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट क्या करता है, इंटरसेक्ट दोनों टेबल में से केवल वो ही रो को दिखाएगा जो कॉमन है, मतलब पहले टेबल में भी होना चाहिए और दूसरे टेबल में भी होना चाहिए, केवल उन्हीं रो को आउटपुट में दिखाएगा। तो इंटरसेक्ट की बात करें तो इट डिस्प्लेस कॉमन रोज ओनली, मतलब केवल ऐसी रो को ही दिखाएगा जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। सिंटेक्स की बात करें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
पहले टेबल का नाम, फिर आपको लिखना है इंटरसेक्ट, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दूसरे टेबल का नाम और सेमीकोलन। एग्जांपल की बात करें हमारे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 इंटरसेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 लास्ट में सेमीकोलन। जैसे ही हम ये कमांड चलाएंगे सिलेक्ट कमांड के कारण हमको आउटपुट में ये टेबल मिलेगा। और देखिए ये आपको जो टेबल दिख रहा है इसमें केवल एक रो है और वो एक रो कौन सी है जो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया हमारा तीसरा सेट ऑपरेटर इंटरसेक्ट। अब अगला सेट ऑपरेटर हमारा है माइनस। देखिए माइनस सेट ऑपरेटर यूज करने पर क्या होगा, आउटपुट में हमको केवल वही रो दिखेगी जो पहले में है और दूसरे में नहीं है। अब देखिए जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसको दो भाग में तोड़िए, पहले में होना चाहिए और दूसरे में नहीं होना चाहिए, है ना। इट डिस्प्लेस ओनली दोस रोज विच एग्जिस्ट इन फर्स्ट टेबल बट नॉट इन सेकेंड टेबल। ठीक है, आउटपुट कैसा आएगा वो बात करेंगे। पहले हम सिंटेक्स और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिंटेक्स में आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2 लास्ट में सेमीकोलन। और ये हमारे दोनों टेबल पे अगर हम अप्लाई करेंगे एग्जांपल में तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। अब देखिए आउटपुट कैसा आएगा। तो हमने बोला कि पहले में होना चाहिए, तो देखिए आपके पास टोटल रोल नंबर 1 है 2 है और ये पहले वाले टेबल में है 1 और 2 और दूसरे वाले टेबल में है 2 और 3। तो कौन सी दिखेगी कौन सी नहीं दिखेगी उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यह है कि पहले टेबल में होना चाहिए। तो पहले टेबल में आपका रोल नंबर 1 है और 2 है और रोल नंबर 3 नहीं है, मतलब रोल नंबर 3 तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा कि पहले टेबल में होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि दूसरे टेबल में नहीं होना चाहिए। तो दूसरे टेबल में आपका रोल नंबर 2 है ना, और वो नहीं होना चाहिए, इसलिए रोल नंबर 2 भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन, खाली रोल नंबर 1। तो देखिए आउटपुट में आपको कौन सी रो दिखेगी, रोल नंबर 1 वाली। इसको हम चेक कर सकते हैं। रोल नंबर 1 जो है वो हमारे दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। रोल नंबर 1 पहले टेबल में है और दूसरे टेबल में नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये सेट ऑपरेटर्स भी एंड करते हैं हम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने जो कमांड बताए हैं और जो सेट ऑपरेटर समझाए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि आप लोगों ने हमारे हरदा डिग्री कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।